जो हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा, अब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखना कैसे पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट होती है कहानी और डिफ्रेंशिएशन करते करते हम लोग फाइनली फोर्स पे पहुंच जाएंगे और वही फोर्स जो है वो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेंटर ऑफ मास के। तो बहुत मज़ा आने वाला है। एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत इंटरेस्टिंग हैं। Equipped with the definition of the center of mass, we are now in a position to discuss its physical importance for a system of n particles. Okay, तो MR, capital M is for mass of the system, total mass. Okay, और R क्या है? R है position vector of this center of mass, है ना? Understood? R क्या है? Position vector of the center of mass. अच्छा, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई, जो हमने पहले पढ़ा था सेंटर ऑफ मास पढ़ने जब हमने पढ़ा था, तो कि सारे पार्टिकल्स का m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn, इन सब का जो टोटल सम है वो बराबर होता है सेंटर ऑफ मास इनटू पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में करने से क्या होगा, m तो हमारा कांस्टेंट है, मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास वेरिएबल क्या है, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो इसमें हम जब हमने क्या डी आर अपॉन डी टी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m1 dr1 अपॉन डी टी प्लस m2 dr2 अपॉन डी टी, सो ऑन लिख सकते हैं बड़े मज़े से। तो इसको आपको पता है ना, dr अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम रिप्लेस कर दें v से, हाँ, तो एम वी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या है, v1 जो है दैट इज इक्वल टू dr1 अपॉन dt is the velocity of the first particle, v2 is the velocity of the second particle, etc. and v is equal to capital V is equal to dr upon dt is the velocity of the center of mass. देखा बच्चों, आपने पहले आपने पोजीशन वेक्टर से शुरू किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी आपकी वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, dr upon dt. Note that we assume the masses m1, m2, etc. do not change in time. Naturally, we have therefore treated them as constants in the differentiating of the equations with respect to time. Okay, now again differentiation. Differentiating the equation with respect to time we obtain. अब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे m dv अपॉन dt, तो इट विल बी इक्वल टू m1 d1 अपॉन dt प्लस m2 d2 dv2 अपॉन dt, सो ऑन। मज़ा आ रहा है। तो एम ए क्या हो जाए, अब आपको पता है डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो उसको रिप्लेस कर दो, एम ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन। तो जहाँ पे a1 क्या है, dv1 अपॉन dt इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, a2 क्या है, dv2 अपॉन dt इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, सो ऑन। और कैपिटल A क्या है, इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, आप देखो ए किस में चेंज हो जाएगा फाइनली, फोर्स में। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू m1 a1, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल इज गिवन बाय F2 m2 इज इक्वल टू m2 a2 एंड सो ऑन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन, सारे फोर्सेज का सम इज इक्वल टू ma। वो तो आपको पता ही है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। दस द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका जो टोटल फोर्स उसके ऊपर जो लग रहा है वो किसके बराबर होता है, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के टोटल मास के, और उसके कितने टाइम्स उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, किस पे, उसके सेंटर ऑफ मास पे, उसके वेक्टर सम के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल। नोट व्हेन वी टॉक ऑफ द फोर्स F1 ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज़ नॉट अ सिंगल फोर्स नेचुरली, but the vector sum of all the forces on the first particle, likewise for the second particle, etc. Among these forces on each particle there will be external forces exerted by the bodies outside the system and also internal forces,
है ना, exerted by the particles on one another. We know from Newton's third law that these internal forces occur in equal and opposite pairs, and in the sum of forces their contribution is zero. ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस दे विल कंट्रीब्यूट टू द इक्वेशन. ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं MA is equal to F external, where F external represents the sum of all external forces acting on the particles of the system. ओके, तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता, यही बच्चों मोशन ऑफ सेंट्रल मास है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point. This is the in this way the center of mass moves. Notice, to determine the motion of the center of mass, no knowledge of internal forces of the system of particle is required. For this purpose, we need to know only the external forces. To obtain this equation, we did not need to specify the nature of the system of particles. The system may be a collection of particles in which there may be all kinds of internal motion, or it may be a rigid body which has either pure translational motion or a combination of translation and rotational motion. Whatever is the system, मतलब ये रोलिंग मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, रोटेशन मोशन हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनके बीच में इंटरनल फोर्सेस कैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Whatever is the system and the motion of its individual particles, the center of mass moves according to this equation. F external is equal to MA. Instead of treating extended bodies as single particles as we have done in earlier chapters, है ना, पहले सिंगल पार्टिकल समझ के हम सारा ट्रीट करते थे ना बॉडीज़ को. We can now treat them as a system of particles. We can obtain the translational component of their motion, that is, motion of the center of mass of the system, by taking the mass of the whole system to be concentrated at the center of mass and all the external forces on the system to be acting at the center of mass. Understood बच्चों, है ना. अब ये क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसको हम क्या मानना है, हमें कैसे मूव कर रहा है वो, उससे सारा मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास पे, और जो पूरा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जितने भी लग रहे हैं वो सब कहाँ लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे. ऐसे वो मूव कर रहा है. दिस इज़ अ प्रोसीजर दैट वी फॉलोड अर्लियर इन एनालाइजिंग फोर्सेज ऑन बॉडीज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स without explicitly outlining and justifying the procedure. We now realize that in earlier studies we assumed without saying so that rotational motion or internal motion of particles were either absent or negligible. We no longer need to do this, है ना. अब तो हमको पता लग गया कि चाहे रोटेशनल मोशन हो या कुछ इंटरनल मोशंस भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. We have not only found the justification of the procedure we followed earlier, but we also have found how to describe and separate the translational motion of a rigid body which may be rotating as well, okay, or a system of particle with all kinds of internal motion. कुछ भी